हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। वो पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एलपीजी के। दो लेक्चर लगेंगे, एक आज का और एक कल का, फिर खत्म। वहीं से एक यूनिट बैलेंस। चलो जी, सो पेमेंट पूरी यूनिट खत्म करनी है, बैंकिंग खत्म करना है। 28 फरवरी है, बीच में 2-3 छुट्टियां मैंने गिरी रखी हैं, क्योंकि 22 को आपका पेपर है। तो ये 24 घंटे तो पढ़ भी नहीं सकते, इतना इंग्लिश पढ़ोगे वैसे भी तुम बोर हो। इसमें मैं तुमको यार 3 दिन नहीं है मेरे। क्वेश्चन पढ़ना फटाफट से। फटाफट से। तो समझ में आया? शर्म करके आप अपना क्वेश्चन करोगे, ठीक है? तो पढ़ना फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन से ही लिंक था। ऑप्शन क्या है भैया? चलो ठीक है, ऑप्शन में भी दिखा देता हूँ, पहले पढ़ना। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों फॉल्स है। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स और सेकंड ट्रू फर्स्ट फॉल्स। ये है 4 ऑप्शन। सिंपल है, ठीक है? चलो पढ़ना बोलते हैं। तो अच्छा ये बताओ, ये बात ठीक है क्या? देखो मैं बताऊं, देखो प्राइम फैक्टर था, लेकिन मतलब उतना ही प्राइम फैक्टर चीट लेकर भी था। स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है, पर बेटा पास्ट भी ट्रू है, यानी कि आंसर बी नहीं होना चाहिए। आंसर क्या है? यार एक मिनट पहले ये पढ़ लो ढंग से। Post 1991 India has become the favored outsourcing destination in the world। सर बात तो ठीक है, ठीक है ना? इंडिया की आउटसोर्सिंग हब बन रहा पोस्ट 1991। कहता है इंडियन लेबर हैज स्किल्ड लेबर फोर्स, बिल्कुल ठीक बात है। पर बेटा क्या इस वजह से ये आउटसोर्सिंग हब बन रहा? बेटा दो वजह थी। स्किल्ड लेबर होने के साथ चीप लेबर भी थी। ये स्टेटमेंट ठीक जरूर है, पर इसका परफेक्ट रीजन नहीं है, तो आंसर शुड बी बी। ठीक है ना? यार इतना तो पढ़ा था ना यार एनसीईआरटी में यार, ठीक है ना? विशेष सामने देख ले बाबू। नहीं देख तो कहीं और रहा। चल पढ़ ले बड़ा। पढ़ना जी दोनों। ठीक है जी, उत्तर ये मैंने मार्क करा है, क्योंकि मुझे आंसर थोड़ा सा गड़बड़ लगा इनका। फिर भी आप बताना मैं सही सोच रहा हूं या आपके पास कोई और रीजन है इसका। पढ़ना। आंसर क्या होना चाहिए? ए। मैंने भी यही मार्क किया, इन्होंने बी लिखा हुआ है, और मैंने फिर एनसीईआरटी पढ़ी। एनसीईआरटी में यही लाइन दी हुई है हर जगह पर, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं था, तो मुझे तो यही लगा, इसलिए मैंने लिख दिया डाउटफुल है, एक बार चेक करूंगा कहीं ना कहीं। ठीक है जी, ये लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है, आपने नहीं पढ़ी, पढ़वा दूंगा। कहां पर दी हुई है? कहता है एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएससी। बेटा हर साल गवर्नमेंट टारगेट फिक्स करती है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, हर साल गवर्नमेंट टारगेट फिक्स करती है और टारगेट से बियॉन्ड ही बेच रही है।
ठीक है ना। एक अभी 2-3 साल पहले सरकार का टारगेट था 1 लाख करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, सरकार ने 1,0727 करोड़ की कर दी। उससे पहले साल सरकार ने टारगेट फिक्स किया 7,1,000 करोड़, 7200-7300 करोड़ कर दी। टारगेट हर साल फिक्स होता है कि कितना डिसइन्वेस्टमेंट करना है, कितनी पीएसयू बेचनी है, ठीक है, टारगेट होता है। मैं पढ़वा दूंगा कहां लिखा है एनसीईआरटी। कहता है डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इंकरिंग पीएससी। बेटा सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कायदे से कर ही रही है कि हर साल पीएसयू क्या करते थे, लॉस का पर्चा पकड़ा देते सरकार को, जी इतना हो गया इतना हो गया, और सरकार कोप अप करती रहती थी वो लॉसेस, ठीक है ना। है यार बी दिया हुआ, देखेंगे इसका क्या करना है, एक बार मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, यही तो जानना है ना। मैंने एक जगह पर और पढ़ा था, उस जगह पर ये लिखा था कि सरकार का पर्पस क्या है डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे, एक पर्पस वहां पे ये बताया गया कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन हो। सर फाइनेंशियल डिसिप्लिन मुझे लगता है यही चीज होती है, और क्या होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्या प्रॉफिट में हो, लॉस मेकिंग हो तो निकाल देंगे ना आपको, बेच देंगे ना आपके शेयर। और ये बात एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, तो मुझे तो यही लग रहा है, फिर भी एक बार मैं देख दूंगा, बता दूंगा। क्या चीज? फिजिकल डेफिसिट तो एक कारण हो सकता है, टोटल एक्सपेंडिचर सरकार के ज्यादा है तो उसको कोप अप करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट करी, तो चलो खर्चा कर दिया। और दूसरा क्या लिखा है? ये तो ऐसे ही मजाक है, ठीक है जी। चलो खैर नहीं, देखेंगे इसको क्या करना है। फिलहाल इसका आंसर यहाँ पर भी दिया हुआ है, मुझे ए लगा, फिर भी देखेंगे। चलो खैर, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, पढ़ना है एक बार। वैसे तो मेरा ख्याल गैस कर पाते ना, कौन झेल पाएगा इसको, पढ़ना। हमारे एक ही फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे हैं जो इस क्राइसिस को झेल पाए, ठीक है ना, और शायद कोई और होता तो झेल भी ना पाता, ठीक है ना, वो मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है ना। लूमिंग लार्ज का मतलब समझते हो? लूमिंग का मतलब समझते हो? भयानक शक्ल वाली। उस टाइम हमारी इकोनॉमी सच में भयानक शक्ल वाली थी, ठीक है जी। शिविका के जैसे कह रहा, मैंने थोड़ी कहा, उन्होंने कहा। चलो, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ठीक है, झेल जाओगे जी। बाबू काम का क्वेश्चन कल आया था डब्ल्यूटीओ, जब आपने पढ़ा था, और मेरा ख्याल याद आ गया होगा बेटा। इसने ना ये रिप्लेस कर दिया, कहीं वो साइकोलॉजी में दिमाग में रहे, ये तो मैंने कहीं पढ़ा 2348 का है, तो ठीक ठीक है जी। बेटा गेट 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था और उसके 23 मेंबर कंट्रीज थे। एनसीईआरटी में पढ़ा था ना ये कल। चलो, ये तो कुछ नहीं था, मजाक। ये आना चाहिए पेपर में, ये 2020 में आया। ओहो, हाँ वो कोविड था ना, तभी आ गया। पढ़ना, कौन से 2 टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम हुए? वैसे तो 17 है, 2 तो पता होंगे ना, मैं बता देता हूं, 4-5 याद रख लो, क्या पता कौन सा आ जाए क्वेश्चन। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। भैया इंडिया में गुड्स बेचो तो वैट लगता था, वो खत्म हो गया। सर्विस बेचो तो सर्विस टैक्स लगती थी, वो खत्म हो गई। गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो खत्म हो गई। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, जैसे मूवी देखने जाते हैं बेटा, या क्रिस्टल वर्ल्ड जाते हैं, यहाँ पर बेटा ये अपनी, जब आपको मतलब एक टिकट देते थे तो नीचे चार्ज किया होता था एंटरटेनमेंट टैक्स, ये खत्म हो गया, जीएसटी आ गया। होटल जाते थे खाने तो लग्जरी टैक्स लग कर आता था, वो खत्म हो गया, ठीक है जी। सब जीएसटी 17 थे वैसे जो खत्म हुए थे। ये आंसर गलत हो गया भैया, पढ़ना। कहता था लेटेस्ट डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी वाज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8th of November 16। अब तो भैया गलत हो गया ना, लेटेस्ट है 19th of May 2023, जब 2000 के नोट डीमोनेटाइज हुए। वो तो डेट भी याद नहीं आने की, मैंने भी गूगल करी डेट, मैंने कहा यार लेटेस्ट है, तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 2000 के नोट से ज्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है ना जी। 19th May 2023, ठीक है जी। विशेष कह रहा बस मुझे फर्क पड़ा, ये ज्यादा ना रखा करना घर में कैश। लो पढ़ना पड़ता है। Why does government need fund? जबरदस्ती का क्वेश्चन है, पढ़ दो बस फटाफट से।
ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगा मुझे, पढ़ना फटाफट से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। Why was the Indian government compelled to borrow from international organization? ठीक क्वेश्चन रीड करो फटाफट से। ये जरूरी नहीं है उसके रिगार्ड में ही लिखो, वैसे भी नॉर्मली कह रहा है वो। ठीक है, जरूरी नहीं उसके रिगार्ड में ही लिखना है खाली। चलो अब ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे आएंगे, एक ये पढ़ना क्वेश्चन और इसी का भाई से भी और मिलवा देता हूं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, अच्छा आपने ये पढ़ा था जितने भी रिफॉर्म हुए बैकग्राउंड में लिखा हुआ था, दो टारगेट थे, स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, याद है आपको बेटा? ये पढ़ा था ना आपने, बैकग्राउंड में पढ़ा था ना? चलो एनसीईआरटी ढंग से पढ़ा करो यार, ठीक है ना? ठीक है ना, पढ़िए ना ढंग से। चलो अब ये पढ़ना जरा, एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ना सिर्फ एक बार, आंसर नहीं, पढ़वाता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन कहा मैंने, सिर्फ क्वेश्चन, आंसर नहीं कहा। ये मुझे लग रहा है यहां तक पढ़ रही फिर कह रही क्वेश्चन है, इसके भाई से भी मिल लो एक बार। ये पढ़ना, ठीक है भाई, भाई है, पढ़ना जरा, ये पहले ये आंसर पढ़ो। ठीक है, ओके, पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं तो मैक्रो फैक्टर है पूरा। चलो एक मिनट, अब वो भी पढ़ लो आंसर जरा। बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है, डन। मुझे नहीं लगता है इसको कर लो, इसके बाद तो कोई परेशान कर सकता है आईडी में। मैं तो कह रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड को मेल लिख दो आज, हल्का पेपर नहीं आना चाहिए, मुश्किल बनाना पेपर, मूड में हम पूरे। चलो सीबीएसई ऐसा पेपर देगा रो पड़ोगे। चलो बाबू कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेनिंग द गोल्डन शेयर? सर बेटा कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेनिंग गोल्डन शेयर? बेटा कुछ और नहीं, नवरत्नासिस का मतलब है कि सरकार को रिटेन करना चाहिए गोल्डन शेयर को। बाबू जो कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग है वो तो शेयर सरकार ने रिटेन किए ही थे ना, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग थी, जो लॉस मेकिंग थी, उन्हीं को तो प्राइवेटाइज किया था, उससे ये इसका मतलब। पढ़ना एक मिनट फटाफट से। है ना, सिंपल, बस जबरदस्ती का वर्ड बना दिया कि परेशान होए कोई बच्चा। पढ़ना जी, स्टेट द लिमिट ऑफ ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बेटा आपको बता देता हूं, ऑटोमेटिक लिमिट 51% थी, ठीक है ना बाबू? जब भी कोई इनिशियली बेटा एफडीआई आपको पता है कितनी परमिटेड हुई थी? 51%। कल मैंने एफडीआई के बारे में बताया था, ये तो पता है बाबू। कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आती थी और वो चाहती थी इंडिया में धंधा करना, तो सर इनिशियली उनके लिए लिमिट परमिटेड थी 51% और कुछ एरियाज में 26%। इसका मतलब समझते हो? कोई मतलब समझता है? बड़े बुरे हालात है तुम्हारे, तो मैं तो समझता था एफडीआई के बारे में सब कुछ जानते होंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि आपको किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी इंडिया में धंधा करने के लिए, और आपका उसमें शेयर 51% से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी धंधा करना हो 51% से ज्यादा शुरू में परमिटेड नहीं था। तभी तो आप देखते हो मारुति सुजुकी, वरना सुजुकी अकेला धंधा नहीं कर सकती थी। तभी तो आपने देखा हीरो होंडा बाद में धीरे धीरे लिमिट 51% से बढ़ाकर 75% की गई, 75% से बढ़ाकर 100% की गई। जब ये 100% हो गई, आज की तारीख में लगभग हर एरिया में 100% एफडीआई परमिटेड है,
तो क्योंकि अब परमिटेड है इसलिए होंडा ने बिजनेस सेपरेट कर लिया हीरो से। सुजुकी चाहे तो कर सकती है क्योंकि ये 100% हो चुकी है, कब से हो चुकी है, लेकिन जब शुरू में परमिट हुई थी लिमिट एफडीआई की वो 51% ही हुई थी। अब जो बच्चे कल आए होंगे ना उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। ये कल छुट्टी की होगी, जब एफडीआई नहीं पता तो ये कैसे पता होगा। डन है बेटा, बढ़ाएं बात को आगे, चलो जी पढ़ना, आंसर भी पढ़ दो, सिंपल। WTO सिंपल। सर ये आंसर मत पढ़ना, बेकार है। दो सर्विसेज इंडिया में जो आउटसोर्स होती हैं बहुत बहुत, अकाउंटिंग, फिल्म एडिटिंग, पता नहीं क्या क्या हमने पढ़ा, क्लिनिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस, ब्ला 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 ब्ला। टैरिफ क्यों इंपोज होते हैं, छोड़ो जी, मेरे को नहीं कराना, पढ़ना फटाफट से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सिंपल है, आंसर नहीं पढ़ना इसका। सर याद है आपको स्पेशल स्टेटस क्या क्या है? नवरत्नास, महारत्नास, मिनीरत्नास, ठीक है ना। तो सरकार ने जो है नवरत्नास, मिनी रत्नास, महारत्नास बनाए, आपको ये बात आपने शायद एनसीईआरटी में पढ़ी होगी कि इनको ऑपरेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दी थी कि खुद मैनेज करो और कंपीट करो सारी एंटरप्राइजेस के साथ और ग्लोबली कंपीट करो, वर्ल्ड की सबसे बढ़िया कंपनी बनो, इस वजह से जो भी फ्रीडम चाहिए ले लो। तो बेटा सरकार ने बहुत ऑटोनॉमी दी है उसके बाद से पीएसयू उसको, ठीक है ना। जो चीजें प्राइवेटाइज होगी वो तो हो गई, जो भी पीएसयू में रह गई उनको ऑटोनॉमी दे दी कि खुद लो डिसीजन मेकिंग, हमारा वो नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है बिल्कुल भी, सारी ऑपरेशनल फ्रीडम लो जो आपको चाहिए। अब आज की तारीख में सोचो, पीएनबी एक पीएसयू है, आपको क्या लगता है किसी गवर्नमेंट का कोई पर्सन जाके वहां पे देखता है क्या क्या डिसीजन चल रहे हैं? नहीं बेटा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया अपने आप संभालते हैं सारे काम धंधे, सरकार के पास टाइम नहीं है। क्या एसबीआई में जाकर कोई सरकार का मेंबर देखता है, कोई मंत्री जाके देखता है कि क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे हो आप एसबीआई में, क्या एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या फिक्स कर रहे हो, या लोन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो? सर कोई नहीं देखता, क्योंकि आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनको दे रहे हो कि वो खुद से डिसीजन ले पाए, इस वजह से पीएसयू का धंधा चमक रहा है बेटा। पहले इंटरफेरेंस सरकार की बहुत ज्यादा थी, तभी तो धंधा कर नहीं पाती थी पीएसयूज। क्लियर है बेटा बात, समझ आई बात? पढ़ना नहीं, आंसर कुछ भी है पढ़ना नहीं। ये क्वेश्चन बहुत कमाल लगा मुझे, चलो कोशिश करते हैं आप आंसर खुद से बता पाओ। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस, कमेंट। सर ये तो देखा था ना कल आपने, एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ था, वो एक स्टैट हम लास्ट में टेबल पढ़ रहे थे, याद है? ठीक है ना, ग्रोथ गिर रही थी ना हर साल, माइनस में भी नेगेटिव ग्रोथ भी आई थी अगर आपको याद हो। मुझे तो बता दो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों फोकस नहीं रहा सरकार का? मैन्युफैक्चरिंग में भी नहीं हुआ था ज्यादा, अगर ध्यान हो तो सर्विस में हुआ था। अच्छा चलो, इसके बहुत सारे कारण बैठेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार दोबारा ढंग से, कि एग्रीकल्चर सेक्टर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद। 1991 के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर गिरा है, डी ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं है। क्यों? एक कारण तो है नहीं, ये तो मैं पहले बोल रहा हूं, पेपर में कम से कम क्वेश्चन 4 नंबर में आया होगा। बेटा बहुत सारे पीपल शिफ्ट होने लगे रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में, यानी कि अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। और बेटा आपके ना एरिया ऑफ रेजिडेंट बहुत तगड़ा इंपैक्ट डालता है कि आप वर्क क्या करोगे। जब आप रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट करोगे, भैया यहाँ पे तो फार्मिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका नेचर ऑफ बिजनेस भी बदलेगा। तो अब आप एग्रीकल्चर से बाहर निकल गए, आप कहां पहुंच गए बेटा? इधर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। एक और बताओ, बताओ, मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो इसलिए खड़ा हूं, और पेपर में आने के चांसेस भी क्वेश्चन के पूरे पूरे हैं ये। वो तो फिर अगर देखा जाए तो बुक तो ये भी कहती है सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी था, उसका इंपैक्ट ऑल ओवर इंडिया था, तो फिर वो तो बात यहां पर जस्टिफाइड नहीं है ना। वो अच्छा ये मानते हो कि प्राइवेटाइजेशन भी हो गया था हाथों हाथ ही? एलपीजी हुआ तो खाली लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन थोड़ी हो, प्राइवेटाइजेशन भी हो गया।
तो बेटा अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत जगह से हट गई थी, सरकार इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि सरकार ही नहीं रही थी बहुत सारी इंडस्ट्री में, तो सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो सरकार बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर पा रही थी इरिगेशन फैसिलिटीज में। इरिगेशन में फैसिलिटी में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो एग्रीकल्चर में ध्यान कौन देगा। एक और बात बेटा, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी थी, अगर याद हो आपको, एक टॉपिक पढ़ रहे थे आप, डिबेट ओवर सब्सिडी लास्ट चैप्टर में। सर वो सब्सिडी खत्म हो गई, सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी तो बहुत सारे फार्मर वैसे ही गायब हो गए मार्केट से। समझ में आ रही बात। एक और बात बेटा, ग्लोबल कंपटीशन, उसने एग्रीकल्चर को बहुत इंपैक्ट किया। ठीक है जी, एक बार इनका आंसर पढ़ो फटाफट से। चलो जी पढ़ना बेटा, ये तो अच्छा, ये तो क्वेश्चन हमने साथ साथ ही कर दिया था। लो जी पढ़ना। Why were reforms introduced in India? मैंने लिख दिया है बैकग्राउंड वाला पोर्शन, एनसीईआरटी से पढ़कर लिख दो, सबसे बढ़िया तो वही है। क्यों रिफॉर्म की जरूरत क्या थी, पता ना आपको क्या जरूरत थी, पढ़ना है इनका या छोड़ दो। ठीक है ना, ये तो एनसीईआरटी पढ़ना, पढ़ भाई तू पढ़, इससे ज्यादा है ये शौक, वेली है ये भाई। इसने सारा पढ़ लिया, फिर मैं कहूंगा आंसर लिखना बैकग्राउंड। चलो जी, दस इंडिया हैज स्कोप इन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट। क्या इंडिया का कोई स्कोप लगता है आपको हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में? मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है इन्होंने, ठीक है ना, जो पोर्शन हमने कल पढ़ा वहीं से ही है इसका आंसर। बेटा इंडिया का कोई स्कोप नहीं है हैंडलूम के एक्सपोर्ट में, क्यों? क्योंकि बेटा डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन जाने से ठीक है आपके लिए मार्केट टेरिटरी बहुत बढ़ गई है, पर आपने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड किसके बीच में होता था, डेवलप्ड कंट्रीज में। और अगर आप अपना सस्ता प्रोडक्ट बना भी रहे हो, कहीं ना कहीं बेटा आप डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट में पहुंचते टाइम कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करते थे। याद है बेटा मैंने एक बात बताई थी कल आपको कि वो कैसे सब्सिडी देकर बचाते हैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। ठीक है ना जी, एक बार फिर भी इनका आंसर पढ़ो, इन्होंने काफी अच्छा लिखा, काफी अच्छा जिसको बोलते हैं बाबू। ठीक है जी, पढ़ा आपने। चलो बेटा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब जानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बताया हुआ है बैच में। बताओ जी आंसर, कुछ पढ़ना नहीं हमने यहां से, ये पढ़ो बस। दोस PSUs which are making profit should be privatized. Do you agree with the view? जो प्रॉफिट मेकिंग है उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों? बस ये बता दो क्यों। बेटा गवर्नमेंट रेवेन्यू कहां से जनरेट करेगी, सरकार के खर्चे तो देख लो कितने हैं, अगर उन PSUs को भी प्राइवेटाइज कर दोगे तो बेटा कमाओगे कहां से, सोशल वेलफेयर कहां से करोगे, किन पैसों से करोगे? तो उनको तो कभी भी नहीं करना चाहिए प्राइवेटाइज, बस इसी चीज को डिटेल में लिखना है। पढ़ना जी। Do you think outsourcing is good for India? Why are developed countries opposing it? डेवलप्ड कंट्रीज तो पीछे पड़ी हुई है ना, वो नहीं चाहती इंडिया में आउटसोर्सिंग हब बने, वो बनता भी जा रहा है। अच्छा इंडिया के लिए अच्छा है कि नहीं है बताओ, क्यों? पहली चीज एम्प्लॉयमेंट, डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जीडीपी बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे, बस तीन ही चीजें हैं, इन्हीं को एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। ठीक है जी, लिख दोगे यार, ये तो कुछ नहीं, फिर वही नवरत्ना वाला क्वेश्चन है सेम। डन। व्हाट आर, अब क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े और अजीब आने शुरू हो जाएंगे बेटा, पढ़ना जरा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन टू द इकोनॉमी? बताओगे क्या कोई प्राइवेटाइजेशन के फायदे? कंपटीशन बढ़ गया, दैट मींस मोनोपोली खत्म हो गई, और कंपटीशन बढ़ने का फायदा आफ्टर ऑल किसको होता है बेटा, हमेशा कंज्यूमर को। सर याद है ना टेलीकॉम, लास्ट चैप्टर में हमने बात करी थी, टेलीकम्युनिकेशन सरकार की मोनोपोली रही है 1991 तक, तो बेटा एक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए ना 1.5-2 साल लगते थे। तो अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ अच्छा हुआ ना, अब कंपटीशन हुआ, मुझे बताना BSNL की सिम तुम्हारे में से किसके पास है?
ये हुआ, ये हुआ। सर जब सरकार को कंपटीशन फेस करना पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर का ही फायदा होता है उसमें। तो सर प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि मोनोपोली खत्म हो गई और कस्टमर को बेटा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है और बहुत रीजनेबल प्राइस में। एक फायदा और, रेड टेपिज्म और करप्शन कम हो गया। बेटा प्राइवेटाइजेशन का एक फायदा नहीं हुआ, सरकार के रिसोर्सेज भर भर कर रहा है। सरकार ने भैया कई अरबों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची है पब्लिक सेक्टर की। तो इतना सारा जो सरकार खुद डेब्ट ट्रैप में फंसी हुई थी वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर, वो कर्जा सारा उतार दिया। ये प्राइवेटाइजेशन का फायदा नहीं है। ठीक है जी, डन। पढ़ना कुछ नहीं है बेटा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन नहीं पढ़वा सकता आपको, ये तो नोट्स का क्वेश्चन है, सिंपल है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म लिख दोगे? चलो आगे बढ़ो, फटाफट से पढ़ना। आरबीआई का रोल चेंज हो गया था, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर, मतलब बता दोगे इस चीज का? आगे बढ़ो जी। डिस्कस एनी टू मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर है, कुछ नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर में तो हमें 5 स्टेप पड़े हुए हैं। डिसइन्वेस्टमेंट और आउटसोर्सिंग का मतलब ठीक है जी, हो जाएगा। ये कल क्वेश्चन कराया था मैंने, आपको पढ़ने को दिया था। मैंने कहा था रिजर्व याद रख लेना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा था ना, पढ़ने के क्वेश्चन। बस अब तुमने ही पढ़ना है। 321 नहीं था, 413। अच्छा वो ईयर चेंज होगा, इन्होंने ये 2014-15 का, वो शायद 17-18 का दिया हुआ है, 18-19 का कंफर्म। बस ठीक है, ईयर वाइज डिफरेंस है, आप वही लिखना लेटेस्ट जो स्टैट आपके पास है। इनका पढ़ दो लेकिन एक बार आंसर, ठीक है बेटा? ठीक है, कुछ नहीं पढ़वाना मैंने इसमें। ठीक है जी, इकोनॉमिक रिफॉर्म के मतलब, ठीक है जी, कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, ठीक है जी, सब पता है। लो जी ये पढ़ो, अब एक आध क्वेश्चन ही बचता और कुछ नहीं बचता मेरे पास पढ़ाने के लिए। फटाफट से करो और वाइंड अप करते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी? लिबरलाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव, आंसर पढ़ लो, ठीक ठाक आंसर है, पढ़ना जी। कुछ कुछ तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का भी मिक्स कर दिया, कुछ कुछ मुझे लगा ग्लोबलाइजेशन का भी मिक्स कर दिया, बहुत कुछ मिक्स कर दिया इन्होंने। बेटा जिस दिन मैंने लिबरलाइजेशन पे लेक्चर लिया था ना, जो मैंने जनरल मतलब बताया था, जो मैंने इकोनॉमी पॉइंट से लिंक नहीं किया था, इकोनॉमी पॉइंट से तो मैंने एनसीईआरटी वाला बताया, वो वाली बात लिखना, वो ज्यादा अच्छी थी। ठीक है ना? करी क्या थी मतलब भैया, अब याद आप करो, पता नहीं कैसी बातें करते हो तुम। लो जी, वाई वाज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज्ड इन 1991? सर याद है ये कौन सा टॉपिक है? लिबरलाइजेशन की 5वीं हेडिंग है, ठीक है ना? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। यहाँ कोटा खत्म किया था, टैरिफ रिड्यूस किए थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म, और इंपोर्ट को क्या किया था बेटा? इंपोर्ट लाइसेंसिंग खत्म कर दी थी। सिर्फ उनके लिए जो एनवायरमेंटल सेंसिटिव प्रोडक्ट या हार्मफुल प्रोडक्ट है उनके लिए इंपोर्ट लाइसेंसिंग कंपलसरी थी, वो वाली बात है, कुछ नहीं है। स्टेट द मेजर दैट वर टेकन टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन इन 1991। मैंने बहुत डिटेल में बताया था, अगर आप एनसीईआरटी देख लो, एक पैराग्राफ लिखा है प्राइवेटाइजेशन में, मैंने बताया था ना बहुत सारा एमओयू कुछ बताया था, याद ही नहीं आने का तुम्हें? बीआईएफआर वाली बात याद है? बोर्ड ये याद है? नेशनल रिन्यूअल फंड क्रिएट किया था, वो सब लिखना, ठीक है ना? लिखो डिस्कस इन द बैच। चलो लास्ट क्वेश्चन है शायद ये पढ़ो जी पहले, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन। खुद भी लिखे जा सकते हैं पर एक बार पढ़ दो फटाफट से, वैसे तो खुद ही लिखना है। ठीक है जी, वही प्राइवेटाइजेशन को घुमा घुमा के बस इधर से उधर है। नहीं वो तो ठीक है, वो सोशल वेलफेयर वाला बात थी, पता नहीं क्या ही था वो।
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या है? चलो जी, ये तो सिंपल कहानी। क्वेश्चन बढ़िया है बेटा। अभी एक क्वेश्चन आया था, एग्रीकल्चर सेक्टर ने खराब परफॉर्म किया ना इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद, लो ये भी पढ़ लो। इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज परफॉर्म पुअरली इन द रिफॉर्म पीरियड, व्हाई? सर आंसर हद से ज्यादा कमाल है, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बड़े आंसर बता सकता हूं आपको। ठीक है ना, पढ़कर भी जाना पेपर में, फिलहाल पढ़ लो, बहुत बढ़िया आंसर लिखा हुआ इन्होंने। परफॉर्म किया, और बेटा इंडस्ट्री ने भी, सर्विस नहीं अच्छा परफॉर्म किया खाली। ठीक है ना जी, वो पढ़ना नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ो आप, आंसर खुद ब खुद दिमाग में आ जाए। भैया कहां तक कर लिया था मैंने? लास्ट क्वेश्चन, मैं बड़ी देर से ही बोल रहा हूं मैं, लास्ट है, देखो टिक भी नहीं हुआ भाई, ये टिक भी नहीं हुआ भैया, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। आंसर आपने करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म को डिस्कस करो इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। इकोनॉमिक रिफॉर्म सोशल जस्टिस कर रहे थे क्या? वेट कर रहा हूं मैं आपकी। अच्छा जस्टिफाई तो करो, जस्टिफाई करना है ना, कैसे? अच्छा, और? मुझे तो लगा था सोशल जस्टिस बिल्कुल नहीं करा इकोनॉमिक रिफॉर्म ने। भैया एक बात बताओ, सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंपटीशन झेलना पड़ गया, जो छोटी मोटी थी खत्म नहीं हो गई वो? सोशल जस्टिस हुआ, वेलफेयर हुआ। एग्रीकल्चर को के ऊपर से सरकार को सब्सिडी हटानी पड़ गई, क्योंकि आप कोई मेजर यूज नहीं कर सकते थे, आर्टिफिशियल मेजर बचाने के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक्सक्लूसिवली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रिजर्व थे, अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, वो भी रिजर्व करने पड़ गए। तो सोशल जस्टिस करा सरकार ने। सर इकोनॉमिक रिफॉर्म ने एक पैसे का सोशल जस्टिस नहीं किया, बल्कि खराब हुआ छोटी इंडस्ट्रीज के लिए काम। उनको एमएनसीज के साथ कंपटीशन करना पड़ गया, जो बेटा एक छोटी सी दुकान चलाते थे। नहीं वो तो मजबूरी थी, पर ये आपको तो इसके फेवर में नहीं बोलना, आपको तो अगेंस्ट बोलना है कि सोशल जस्टिस के लिए कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी, एक बार इनका आंसर पढ़ दो, बहुत कमाल लिखा है बहुत। भाई साहब आंसर ढंग से यहां से शुरू होता है, ऊपर तो बस जबरदस्ती पेला हुआ है यहां से। समझ आई बेटा बात? ठीक है जी, चलो रखेंगे आज के लिए इतना ही। बाय।